हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज बीए पार्ट थर्ड के लिए एशिया के भूगोल में एशिया महाद्वीप के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एशिया के सामान्य परिचय, एशिया का उच्चावच और संरचना के बारे में आपको बताया था। आज एशिया के अपवाह तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। प्रोफेसर क्रेसी के अनुसार एशिया में किसी बड़ी विशाल नदी का अभाव है, जबकि अनेक छोटी नदियाँ एशिया के आंतरिक भाग से निकलती हैं। इस महाद्वीप की अपवाह प्रणाली की एक विशेषता यह भी है कि उच्च व विशाल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ पर्वतीय ढालों के अनुसार बहती हुई चारों दिशाओं की ओर बढ़ जाती हैं। इस संबंध में एक रोचक बात यह भी है कि दक्षिण के प्राचीन भूखंडों में मिलने वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपनी घाटियों को निरंतर गहरी करती जा रही हैं तथा इनके दूसरी ओर भारत के विशाल उत्तरी मैदानी भाग में बहने वाली गंगा, यमुना, सिंधु नदियाँ तथा इन नदियों की सहायक नदियाँ अपनी घाटियों के पेटों में निरंतर मिट्टी की परतें जमा करती जा रही हैं। तीनों ओर महासागरों से घिरे हुए एशिया महाद्वीप की अधिकांश नदियाँ मध्य एशिया के उच्च पर्वतीय एवं पठारी भागों से निकलकर उत्तर, पूर्व एवं दक्षिणी दिशाओं की ओर प्रवाहित होती हुई क्रमशः आर्कटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में गिरती हैं। लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप का लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर का आंतरिक भाग ऐसा है जिसका जल किसी भी सागर में नहीं गिरता है और यह जल शुष्क भागों में सूख कर विलीन हो जाता है। उक्त तथ्यों के आधार पर एशिया महाद्वीप को अपवाह के दृष्टिकोण से 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र, दूसरा हिंद महासागरीय प्रवाह क्षेत्र, तीसरा आर्कटिक महासागर अपवाह क्षेत्र, चौथा आंतरिक अपवाह क्षेत्र और पांचवा है भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। इस अपवाह क्षेत्र में बहने वाली नदियां मुख्य रूप से मध्य एशिया की उच्च एवं विशाल पर्वत श्रृंखला से पूर्व की ओर बहती हुई प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इस क्षेत्र का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र की मुख्य नदी आमूर, वांगो, यांगटीसिकियांग, सीकियांग, मेकियांग और मेनम आदि हैं। इस अपवाह क्षेत्र में अनेक प्रकार के अपवाह स्वरूप देखने को मिलते हैं। ये नदियाँ आयताकार अपवाह तथा वृक्षीय अपवाह
प्रणाली का विकास करती हैं। इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियों का महत्व सिंचाई, कृषि एवं परिवहन के दृष्टिकोण से अधिक है। इन नदियों ने उपजाऊ डेल्टाओं तथा मैदानों का निर्माण किया है। चीन का विशाल उत्तरी मैदान वांगो नदी की देन है, जो अपनी प्रतिवर्ष आने वाली भयंकर बाढ़ों के कारण चीन का शोक कहलाती है। यांगटीसी नदी का भी विशेष महत्व है। चीन का सबसे घना भाग यांगटीसी के डेल्टा में ही मिलता है। यांगटीसी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 5120 किलोमीटर है। यह नदी अपने मुहाने के आसपास निरंतर मिट्टी जमा करती रहती है, जिससे इसके डेल्टा का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र। हिंद महासागरीय अपवाह क्षेत्र पश्चिम में दजला एवं फरात नदियों के उद्गम स्थान से लेकर पूर्व में मलेशिया तक फैला हुआ है। इस अपवाह क्षेत्र की मुख्य नदियाँ दजला, फरात, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हैं। अन्य नदियों में इरावदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी आदि हैं। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप की नदियाँ मार्ग परिवर्तन की अपेक्षा अपनी घाटियों को गहरा करने में लगी हुई हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का कृषि सिंचाई के दृष्टिकोण से महत्व अधिक है। आर्कटिक महासागरीय अपवाह क्षेत्र एशिया के उत्तरी भाग में स्थित यह सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नदियाँ मध्यवर्ती उच्च एवं गर्म प्रदेशों से निकलकर एशिया के विशाल उत्तरी मैदानी भागों में बहती हुई उत्तर में आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। आर्कटिक सागर के वर्ष के अधिकांश भाग में बर्फ से जमे रहने के कारण इस क्षेत्र की नदियाँ अपने मुहाने पर गिरने से पूर्व दोनों किनारों पर फैल जाती हैं, जिससे नदियों के बेसिनों एवं समुद्र तटीय भागों के निकट अनेक विस्तृत दलदल बन जाते हैं। दलदली भाग एवं शीत ऋतु में बर्फ के जम जाने के कारण यहाँ की नदियों का कोई आर्थिक महत्व नहीं है। आर्कटिक महासागर वर्ष के अधिकांश भाग में जमा रहता है, अतः यहाँ पर कोई भी बड़ा बंदरगाह नहीं है। इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से इस क्षेत्र की नदियों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ की विशाल नदियों में ओब, येनेसी तथा लीना संसार की बड़ी नदियों में से हैं। आंतरिक अपवाह क्षेत्र एशिया के अंतर्वर्ती मध्य भाग में यह अपवाह तंत्र पश्चिम में अनातोलिया से लेकर पूर्व में मंचूरिया तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में मिलने वाली नदियों का अस्तित्व वर्षा एवं बर्फ के पिघलने की मात्रा पर निर्भर करता है। वर्षा होने और बर्फ के पिघलने पर जब इन नदियों को पर्याप्त जल मिल जाता है तो यह बहकर आंतरिक सागरों में गिर जाती हैं। अन्यथा
जल की मात्रा कम होने के कारण ये नदियाँ मध्य एशिया के शुष्क रेतीले भाग में विलीन हो जाती हैं। इस प्रकार के अपवाह क्षेत्र की नदियाँ का महत्व बहुत कम होता है। यहाँ की मुख्य नदियाँ आमू दरिया, सरदरिया हैं जो अरल सागर में गिरती हैं। भूमध्य सागरीय अपवाह क्षेत्र एशिया महाद्वीप के पश्चिमी भाग में भूमध्य सागर विस्तृत है। इस भूमध्य सागर में एशिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित देशों की नदियां आकर गिरती हैं। इस जल प्रवाह क्षेत्र का विस्तार अधिक नहीं है। केवल टर्की, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, जॉर्डन तथा साइप्रस देश तक ही सीमित है। इस क्षेत्र में कोई विशाल नदी भी नहीं है। केवल छोटी नदियाँ भूमध्य सागर में जाकर गिरती हैं, जिनका कोई आर्थिक महत्व नहीं है। आज इतना ही।